जिसकी शुरुआत में हमें स्टीव नाम का एक बच्चा दिखाया जाता है जो कि खुदाई करने का बहुत ज्यादा शौकीन था। लेकिन जब वो खुदाई करने के लिए खदान के पास जाता है तो एक बूढ़े अंकल उसे देख करके घुर्रा करके भगा देते हैं, क्योंकि वहाँ पर बोर्ड लगा हुआ था कि चिल्ड्रंस आर नॉट अलाउड। तो जब वो बड़ा हो जाता है वैसे ही बूढ़े के कपड़े पहनने लगता है। एक कंपनी में 9 to 5 की जॉब करता था, मगर कहीं ना कहीं उसके दिल में माइनिंग ही घूमते रहती थी। तो एक दिन जब वो अपना नाश्ता कर रहा होता था तो उसे खदान ही दिखाई पड़ती है। और अब जब वो बड़ा हो चुका था तो अगेन माई के दद्दा के पास में पहुंच जाता है खदान में खुदाई करने के लिए। और इस बार दद्दा भी उसे रोक नहीं पाते और खुदाई करते करते उसे दो अलग अलग चीजें मिलती है। एक होता है ऑर्ब और एक होता है अर्थ क्रिस्टल। जब वो जैसे इन दोनों को मिलाता है तो एक नया पोर्टल खुल जाता है। ये पोर्टल था ओवरवर्ल्ड का। यहाँ पर घुसने के बाद उसे एक रंगीन दुनिया दिखाई पड़ती है जहाँ पर हर चीजें ब्लॉक के शेप में थी। मगर सबसे खास बात तो ये थी कि जो पावर्स उसे मिली थी इस दुनिया में आने के बाद में, यहाँ पर वो कुछ भी चीज कैसे भी तरीके से क्रिएट कर सकता था, जैसे कि नए नए घर बनाना, नई नई बिल्डिंग्स क्रिएट करना। इसी के साथ उसे एक डेनिस नाम का वुल्फ डॉग भी दिखाई पड़ता है, तो वो उसे एक हड्डी दे करके अपना बना लेता है। और अब ये दोनों मिल करके ओवरवर्ल्ड को बहुत ही सुंदर बना देते हैं, काइंड ऑफ एक थीम पार्क बना देते हैं। इनकी जिंदगी खुशहाल थी, कोई दिक्कत ही नहीं थी। और एक दिन अचानक से जंगल में घूमते घामते उसे एक और नया पोर्टल दिखाई पड़ता है जो कि अनकम्प्लीट था। तो वो उसे जैसे ही कंप्लीट करता है तो ये लोग एक अलग डायमेंशन में पहुंच जाते हैं, यानी कि ओवरवर्ल्ड के ही अलग डायमेंशन में, जिसे कि नेदर कहा जाता है। अब यहाँ पर रूल करने वाली एक डुक्करानी रानी थी जिसका नाम होता है मालगोशा। और वो इन डुक्करों की यानी कि पिगलिंग्स की लीडर काइंड ऑफ किंग थी, क्वीन कह सकते हैं। तो बेसिकली इन डुक्करों का काम था सोना निकालना और ओवरवर्ल्ड को हमेशा के लिए तबाह कर देना। क्योंकि इससे जुड़ी हुई मालगोशा की एक स्टोरी है, तो वो मीनवाइल इन द स्टोरी में आपको बताऊंगा। अब जैसे ही मालगोशा के सामने ये दोनों पर्सन आते हैं, यानी कि डेनिस और अपना स्टीव, तो वो इन दोनों को कैद कर लेती है। जिस पर कैद होने से पहले स्टीव ने अपने ऑर्ब को डेनिस के साथ बाहर भेज दिया था, ताकि ये जो डुक्करानी रानी है ये ओवरवर्ल्ड को विनाश ना कर दे। और डेनिस भी उसके घर पर जाकर पलंग के नीचे उस ऑर्ब को फेंक देते। अब यहाँ से कहानी जो मतलब 1979 की थी वो शिफ्ट हो जाती है 2025 में। तो यहाँ पर हमें इस कहानी का सेकंड लीड पर्सन जेसन मोमोआ दिखाया जाता है, यानी कि हमारे एक्वामैन भी। तो बेसिकली जब वो छोटे बच्चे थे तो उन्होंने गेमिंग के अंदर बहुत ही बड़े बड़े खिताब जीत लिए थे, और उसके बचपन की ही गेमिंग उसके दिमाग पर हावी हो चुकी। और बड़े होकर के उसने अपना एक गेमिंग स्टोरी खोल लिया था जिसका नाम था गैरेट द गार्बेज वर्ल्ड गेमिंग जोन। लेकिन गेम खेलना सिर्फ उसे पसंद था, बाकी लोगों को भी गेम का पसंद होना ये जरूरी नहीं, इसलिए उसकी दुकान चलती नहीं थी। आए दिन उस पर खर्चे बढ़ते रहते थे और अब तो उसे दुकान खाली करवाने के ऑर्डर्स भी आ चुके थे। अब यहाँ पर एक दिन वो एक ऑक्शन में जाता है कुछ ऐसा खरीदने के लिए जिससे उसकी गेमिंग की रुकी हुई जिंदगी फिर से चल पड़े। तो वो निकला तो पूरा कंटेनर खरीदने के लिए था, मगर कंटेनर में उसे जब ऑक्शनर बताता है कि एक ऑस्मोस गेम भी पड़ा है 1979 का, जिससे सुनकर तो गैरेट के कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो एक ऐसा अटारी का गेम था, मतलब कि काइंड ऑफ हिडन जैम था कि अगर वो उसकी दुकान में आ जाता तो उसके दुकान की शानो शौकत बढ़ जाती। हालांकि वो मोटे दाम में वो चेम्बर तो खरीद लेता है, और जैसे ही कॉस्मोस के डब्बे को खोलता है तो उसमें तो पुराना कचरा पड़ा था। वो उस पर गैरेट ऑक्शनर पर बहुत ज्यादा चिल्लाता है। ऑक्शनर कहता है कि भाई सॉरी, मैंने डब्बा खोल कर नहीं देखा था। खैर अब गैरेट का नुकसान तो हो चुका था, इसी वजह से वो अपने घर जाने लगता है, मगर घर जाते वक्त भी उसकी कार बुरी तरीके से खराब हो चुकी थी। वहीं रास्ते में दो बच्चे इन्हीं के शहर में आ रहे थे जिनका नाम होता है नटाली और हेनरी। इन दोनों के माँ बाप नहीं होते हैं और अब इन्हें अपनी जिंदगी नई तरीके से शुरू करनी थी। तो बेसिकली नटाली की एक पोटैटो चिप्स फैक्ट्री के अंदर जॉब लगी थी और इसी कंपनी ने इनको रहने के लिए घर भी दिया था, तो इसलिए ये दोनों उस घर में शिफ्ट होने के लिए निकल जाते हैं। और वहीं कंपनी की पर्सन जिसका नाम होता है डॉन, वो इन्हें घर की चाबी भी दे डालती है। अब ये लोग इस घर में आने के बाद काफी खुश थे। घर भी थोड़ा बहुत ठीक ठाक था। नटाली जैसे कि पोटैटोज बहुत ज्यादा पसंद थे, तो हर बार पोटैटोज की ही चीजें बनाया करती थी, जैसे कि पोटैटो का हैमबर्गर, पोटैटो का पिज्जा। मगर ये सारी चीजें हेनरी को पसंद नहीं आती। अब हेनरी का आज इस शहर के स्कूल में पहला दिन था, तो यहाँ पर आने से पहले वो अपने टाइम पास के लिए गेम खरीदना चाहता था, इसलिए वो गेमिंग स्टोर में आ जाता है गैरेट के। अब गैरेट उस बच्चे को चोमू कह करके बुलाता है। तो मतलब इस मूवी में काफी ज्यादा बकचोदी भी है, और वो पूछता भी कि बोल बे चोमू क्या चाहिए तुझे, जहाँ पर वो बताता है कि मेरा आज इस शहर में और यहाँ के स्कूल में पहला दिन है, तो कोई बढ़िया सा गेम वगैरह मिल जाए तो मजा आ जाएगा। तो गेम के बदले यहाँ पर गैरेट जो कि भूख लग रही थी, उसे बहुत ज्यादा भूखा था, वो उसका पोटैटो पिज्जा रख लेता है। यहाँ स्कूल में आने के बाद उसकी मुलाकात यहाँ के प्रिंसिपल से होती है, जिसका हाल ही में डाइवोर्स हुआ था, और वो हेनरी को बताती है कि तुम्हारे लिए ये स्कूल परफेक्ट रहेगी, क्योंकि काफी टाइम के
बाद एडमिशन होने पर सिर्फ तुम ही यहाँ पर आए हो, तो हमारे लिए तुम तो बहुत ज्यादा खास हो, तो हम तो तुम्हें बेहतर तरीके से ट्रीट करेंगे। जिसके बाद उसकी पहली क्लास आती है जहाँ पर उसके एक टीचर मिस्टर गंशी टेबल पर रख देते हैं एक बनाना और एक संतरा और कहते हैं कि एक लाइफ पेंटिंग है, इसकी ड्राइंग सब बनाओ। तो हर कोई अपने अपने हिसाब से इसकी ड्राइंग बनाने लगता है, लेकिन हमारे क्रिएटिव हेनरी जी जिन्हें की रोबोटिक्स, इंजीनियरिंग और जेट पैक्स में काफी ज्यादा रुचि थी, तो वो यहाँ पर केले के साथ में जेट पैक बना देता है। तो गंशी आकर उस पर चिल्लाता है और कहता है कि इतना ही ज्यादा तुम्हारा दिमाग चलता है तो असली वाला जेट पैक क्यों नहीं बना लेते। तो अपने दिमाग की सारी काबिलियत को इस्तेमाल करके हेनरी एक जेट पैक बना तो लेता है, मगर उसकी क्लास के दुश्मन जेट पैक का एक तार काट देते हैं। हालांकि वो उड़ने में कामयाब तो हो जाता है, मगर कटी तार होने की वजह से कंट्रोल्स डिसमिस हो जाते हैं और वो पोटैटो चिप्स की फैक्ट्री में जाकर गिर जाता है, जिसकी वजह से उसकी बहन का लॉस हो जाता है। अब यहाँ पर प्रिंसिपल हेनरी पर चिल्लाने लगती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से काफी लॉस हुआ है, बच्चों का भी नुकसान हुआ है, जाकर अपने गार्डियंस को बुला करके लेके आओ। अब यहाँ पर हेनरी के पास कोई गार्डियंस तो थे ही नहीं, तो इसलिए वो सीधा गैरेट को कॉल कर देता है और बोलता है कि तुम मेरे गार्डियन यानी कि पापा बन करके स्कूल में आ जाओ, प्रिंसिपल को संभाल लो। जिस पर गैरेट मना करता है कि चूं मैं तेरा काम नहीं करूंगा, लेकिन तभी हेनरी कहता है कि मेरे पास $26 है। जिस पर तो फटाफट से गैरेट अपनी चमकती हुई गाड़ी उठा करके पहुंच जाता है। इनके प्रिंसिपल भी उसका रुबाब देख कर एकदम हैरान हो जाती है और कहीं ना कहीं उसके साथ डीट करने के लिए तैयार थी, मगर ये दोनों वहां से निकल पड़ते हैं। अब यहाँ पर गैरेट ने उसकी जान तो बचाई थी, मगर इसके बदले वो उसे काफी ज्यादा खरी खोटी भी सुनाता है। अब यहाँ पर जैसे ही हेनरी उसके स्टोर को और ज्यादा एक्सप्लोर करने लगता है, तो वहाँ पर उसे वही ऑर्ब और अर्थ क्रिस्टल मिल जाता है और जैसे ही वो इन दोनों को कंबाइन करता है, तो इन दोनों की ही पावर हेनरी को माइन की तरफ खींचने लगती है। तो हेनरी भी उस अर्थ क्रिस्टल के साथ में सीधा माइन की तरफ पहुंच जाता है। इस वक्त काफी ज्यादा देर हो चुकी थी, नटाली भी परेशान होने लगती है कि आखिर उसका भाई कहाँ चला गया। एक तो नया शहर, नई स्कूल, कहीं वो खो तो नहीं गया। कि तभी डॉन बताती है कि मैंने उसके मोबाइल में ट्रैकिंग सिस्टम ऑन कर दिया था, तुम उसे ट्रैक कर सकती हो। तो जहाँ एक तरफ हेनरी और गैरेट इस माइन में पहुंच जाते हैं, वो भी सिर्फ इस ऑर्ब की वजह से, कि तभी इनके पीछे पीछे नटाली और डॉन भी पहुंच जाते हैं ट्रैकिंग डिवाइस की मदद से हेनरी को लेने के लिए। लेकिन तभी ऑर्ब जो कि पोर्टल के कनेक्शन में आते ही उसे एक्टिवेट कर देता है, तो ये चारों के चारों उसमें खिंचकर ओवरवर्ल्ड में पहुंच जाते हैं। यहाँ ओवरवर्ल्ड में आने के बाद उन्हें यही रंगीन दुनिया दिखाई पड़ती है, जहाँ पर अलग अलग टाइप के क्रीचर्स भी थे, जैसे कि निटवेट, डेनिस, चिकन जॉकी, एमरल्ड पर्ल, क्रीपर्स और भी कई सारे। मगर इनके यहाँ होने की बात अब मालगोशा तक भी पहुंच चुकी थी। तो मालगोशा यानी कि डुक्करों की रानी ने अपने डुक्करों को भिजवा करके उस ऑर्ब को हासिल करने के लिए एक मिशन दे दिया था। वहीं दूसरी तरफ होता यह है कि जो पोर्टल ओपन होता है, तो नेटवेट नाम का एक माइनक्राफ्ट क्रीचर धरती पर आ जाता है। अब जहाँ एक तरफ ये चारों लोग सोच ही रहे थे कि यहाँ से निकलेंगे कैसे, ये कौन सी जगह है, यहाँ पर क्या खास है, क्या बुरा है, कहीं कोई खतरा तो नहीं, कि तभी यहाँ पर मालगोशा के भेजे हुए सारे डुक्कर पहुंच जाते हैं, जिन्हें की पिगलिंग्स भी कहा जाता है। तो ये लोग इस ओवरवर्ल्ड के अलग डायमेंशन में आते ही ज़ॉम्बीज बन जाया करते थे। तो जैसे ही ये सभी ज़ॉम्बी इन पर अटैक करना शुरू करते हैं, तो यहाँ पर जैसे कि जब फर्स्ट टाइम स्टीव आया था उसके पास भी पावर्स आ चुकी थी, क्रिएट कर सकता है, तो वैसे ही कुछ पावर्स हेनरी के पास में भी आ जाती है। तो वो सबसे पहले तो एक ऊंची मीनार बनाता है अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी थी। इन पर हमला बढ़ते ही जा रहा था और बचाने के लिए कोई शख्स नहीं था। लेकिन तभी इनकी जान बचाने के लिए यहाँ पर स्टीव पहुंच जाता है, जिसे पता था कि सुबह होते ही ये सभी ज़ॉम्बीज फायर ब्लास्ट हो जाते हैं, यानी कि इनका कोई वजूद ही नहीं रहता। तो इनकी जान बचा लेने पर ये सभी उन्हें थैंक यू बोलते हैं, जिस पर स्टीव कहता है कि मुझे थैंक यू नहीं, मुझे मेरा ऑर्ब चाहिए। लेकिन चालाक गैरेट उस ऑर्ब को रख लेता है और कहता है कि देखो बात ऐसी है कि मुझे ढेर सारा सोना, हीरे जवाहरात चाहिए, क्योंकि तुमने यहाँ पर बहुत कुछ बिल्ड किया है। धरती पर मेरी बहुत ज्यादा तंगी है, तो मुझे इन सभी चीजों की जरूरत है। मगर स्टीव कहता है कि वो मैं तुम्हें तब बताऊंगा जब तुम डेनिस को मालगोशा से छुड़वाने में मेरी हेल्प करोगे। तो डेनिस जो कि उसका कुत्ता था, वो मालगोशा के कब्जे में था, तो गैरेट मान जाता है। तो अब ये सभी डेनिस को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं, मगर मालगोशा के खिलाफ जंग लड़ने के लिए इन्हें ढेर सारे हथियारों की जरूरत थी। तो ये पहुंच जाते हैं अपने एक क्रीचर टाउन में। अब इस क्रीचर टाउन के अंदर बहुत अलग अलग क्रीचर्स थे, जो कि लावे में चिकन को पकाया करते थे, अलग अलग मैकेनिकल चीजों के साथ में अलग अलग हथियार बना दिया करते थे। काफी बड़े बड़े क्रीचर्स भी यहाँ पर मौजूद थे। तो खैर यहाँ पर कॉमेडी तो ढेर सारी आती है, लेकिन इन सभी को सबसे पहले तो हथियार बनाने थे। यहाँ मालगोशा ने अपने जनरल चंगस को बुला लिया था, जो कि दिखने में क्यूट मगर था बड़ा हरामी। अब जहाँ एक तरफ ये पांचों लोग मिलकर के इस क्रीचर टाउन के अंदर अलग अलग टाइप के वेपन्स रेडी करने लगते हैं ताकि मालगोशा से डेनिस को छुड़वा सके। तो इसीलिए हर कोई अपनी मेंटलिटी का यूज करके अलग अलग चीजें बनाने लगता है।
लगता है कि तभी गैरेट के हाथ एमरल्ड पर्ल लगता है, जिस पर स्टीव बताता है कि इतनी खास बॉल है कि जहाँ पर तुम इसे फेंकोगे सीधा वहीं ट्रांसपोर्ट हो जाओगे। तो वो उसे पीछे फेंक देता है और खुद भी पीछे एकदम से ट्रांसपोर्ट हो जाता है। मीनवाइल ये सभी अपने दिमाग का यूज करके अलग अलग वेपन बनाने लगते हैं, जहाँ पर स्टीव पहले एक ब्लेड यानी कि एक तलवार बनाता है, जिस पर गैरेट हंसने लगता है और कहता है कि रुक जा, मैं बनाता हूँ बढ़िया बढ़िया चीजें, रुक जा। अब हालांकि उसे बनाने तो नंचक थे, लेकिन एक लोहे की बाल्टी बन जाती है उससे गलती से। मगर तब यहाँ पर हेनरी आता है और खुद का कुछ दिमाग इस्तेमाल करके एक पोटैटो गन बना लेता है, जिससे कि शूट करने पर एक अच्छा खासा ब्लास्ट होता है। अब जहाँ एक तरफ ये सभी लोग अपने वेपन बना करके तैयार थे ही कि तभी वहाँ पर जनरल चंगस की पूरी फौज पहुंच जाती है। अब यहाँ पर इनके बीच में एक जबरदस्त फाइट होती है। खैर फाइट आधे घंटे लंबी चलती है, तो उसको अपन ज्यादा डिस्क्राइब करेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर मुझे CGI से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन इस मूवी के मेकर्स ने पोस्ट प्रोसेस के अंदर बहुत ज्यादा कमी छोड़, क्या पता जानबूझकर छोड़ी या इवेंचुअली छूट गई। तो इन CGI की मास्किंग ठीक से हो ही नहीं पाई और जो विजुअल्स क्रिएट होने चाहिए थे ढंग से वो भी ठीक से नहीं हो पाए। अब इस चलती जंग के अंदर ये लोग दो टीम्स के अंदर बढ़ जाते हैं। एक टीम जिसके अंदर डॉन और नताली होते हैं, वहीं दूसरी टीम जिसके अंदर स्टीव, गैरेट और हेनरी होते हैं। अब यहाँ पर स्टीव इनकी जान बचाने के लिए इनके पीठ पर एक जेट पैक लगा देता है और कहता है कि हमें उस पहाड़ी के पार ब्लू स्टोन माइन तक पहुंचना है। तो ये लोग उड़ते उड़ाते पहुंच जाते हैं सीधा ब्लू स्टोन माइन। वहीं धरती पर हम देख पाते हैं कि जो निटविट पहुंचा था उसकी टक्कर हो जाती है कार से, और कार चला रही थी प्रिंसिपल साहिबा। तो वो उसे कहती है कि सॉरी मैंने आपको नुकसान पहुंचाया, लेकिन आपका सर इतना बड़ा क्यों है? खैर एक अच्छा डिनर करने के बारे में क्या ख्याल है? मीनवाइल ओवरवर्ल्ड के अंदर गैरेट था स्टीव को कि यार मालगोशा इतनी ज्यादा खतरनाक क्यों है, हमारे ऊपर नुकसान भी पहुंचाना चाहती है। जहाँ पर वो बताता है कि मालगोशा एक टाइम पर बहुत बढ़िया डांसर हुआ करती थी, उसके डांसिंग मूव इतने ज्यादा कातिलाना और सेक्सी थे कि ये नेदर के लोग यानी कि नेदर के डुक्कर अभी उसे समझने लायक हुआ ही नहीं। एक तरीके से उसकी पूरी क्रिएटिविटी की ऐसी की तैसी हो। तभी से मालगोशा ने ये डिसाइड कर दिया कि अब वो हर क्रिएटिविटी, हर क्रिएटिंग थिंग को नष्ट करके रख देगी, और यही रीजन है कि वो ओवरवर्ल्ड की सुंदर क्रिएटिविटी को हमेशा के लिए बर्बाद कर देना चाहती है। और अब जैसा कि जनरल चंगस को जो काम दिया गया था वो फुलफिल हुआ नहीं, तो डुक्करानी को आ जाता है गुस्सा और वो बुला लेती है अपने एक और खतरनाक शिकंजेबाज दोस्त को, मतलब कि एम्प्लॉय को। उसका नाम होता है द ग्रेट हैवॉक या फिर ग्रेट हॉक भी कह सकते हैं। तो वो काफी ज्यादा बड़ा था, इनमें दिमाग नहीं था, मगर डुक्करानी ने इनमें दिमाग डाल दिया था। वहीं सीन शिफ्ट होता है दूसरी टीम पर यानी कि नेताली और डॉन पर। तो ये रात हो चुकी थी, काफी ज्यादा ज़ॉम्बीज से लड़कर थक चुकी थी कि तभी यहाँ पर वुल्फ डॉग पहुंच जाता है। हालांकि नेताली तो उससे डर चुकी थी, लेकिन डॉन बताती है कि हम इससे काबू कर सकते हैं, और पास ही बड़ी हड्डी को जब वो उस कुत्ते को देती है तो समझ पाती है कि ये कोई और नहीं बल्कि डेनिस ही है, जिसे बचाने के लिए हम डुक्करानी तक पहुंचने वाले थे। तो खैर अब जब डेनिस मिल चुका है तो हमें हमारे बाकी लोगों को भी ढूंढना चाहिए, यानी कि स्टीव और हेनरी को। वहीं स्टीव भाई साहब तो निकले थे गैरेट के साथ में ब्लू स्टोन माइन में। अभी जो ब्लू स्टोन माइन थी यहाँ पर काफी सारे हीरे जवाहरात मौजूद थे जिनकी जरूरत गैरेट को थी। अब गैरेट यहाँ से ये सारे स्टोन ले पाता, तभी यहाँ पर दी ग्रेट हॉक पहुंच जाता है। अब उनसे बचने के लिए ये लोग एक गरारी में बैठ जाते हैं, मतलब काइंड ऑफ रोलर कोस्टर वाला डब्बा, और वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन इनके जो नीचे वाले रेड स्टोन सिग्नल्स थे ये उनके कांटेक्ट में नहीं आ पाते, तो गैरेट को उतर करके धक्का देना पड़ता है। मगर इन बिटवीन वहां पर ग्रेट हॉक पहुंच जाता है, लेकिन चालाक स्टीव ने हेनरी को कहा कि यहाँ के क्रीपर्स को थप्पड़ मारो तो वो एक्टिवेट हो जाएंगे। तो जैसे ही हेनरी उनमें चांटे बजाता है तो ये सभी क्रीपर्स हरे होकर के चमकने लग जाते हैं और एक जोरदार का धमाका करते हैं, जिसके अंदर ग्रेट हॉक पूरी तरीके से उस खदान में दब करके परेशान हो जाता है और ये लोग अपनी जान बचा करके निकलते हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रिंसिपल साहिबा निटविट के साथ में एक अच्छे फाइन डाइन रेस्टोरेंट के अंदर बैठ करके डिनर कर रही, और कहीं ना कहीं उसे भी अब निटविट से प्यार हो चुका था। यहाँ दूसरी तरफ स्टीव बताता है कि देखो ये डुक्करानी के डुक्कर तो हमारा पीछा छोड़ेंगे नहीं, हमें कैसे भी करके एक नए अर्थ क्रिस्टल के साथ में पोर्टल खोल के यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि पिछला वाला जो अर्थ क्रिस्टल था जो कि ऑर्ब के साथ कनेक्ट होकर के डायमेंशन ओपन करता था वो लड़ाई के वक्त टूट चुका था। तो यहाँ ओवरवर्ल्ड में एक और अर्थ क्रिस्टल मौजूद था, लेकिन उसे पाना बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि वो वुडलैंड में था, और वुडलैंड 3 मंजिला एक बिल्डिंग थी जिसके नीचे की पहले फ्लोर पर मौजूद थे कुल्हाड़ी मार, दूसरे फ्लोर पर मौजूद थे ब्रेन ब्लास्टर्स दिमाग फाड़ देने वाले, और तीसरे फ्लोर पर था दी एमरल्ड मैन जिसकी आंखों में देखने पर दिमाग भ्रमित हो जाता है। अब ये लोग जाएं तो कैसे जाएं? लेकिन गैरेट दी गार्बेज मैन जिसके पास एक गार्बेज आइडिया हमेशा से होता था, तो वो बताता है कि अगर हम डांस करके गाना गा करके उनका ध्यान भटका दें, पीछे से हेनरी जा करके उस अर्थ क्रिस्टल को ला सकता
जाता है और ये इसी प्लान पर आगे काम करने लगते हैं। तो ये आगे डांस करने लगते हैं, काफी ज्यादा हंसी मजाक करते हैं और चुपके से हेनरी पहुंच जाता है फर्स्ट लेवल से, यानी कि फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर और फिर थर्ड फ्लोर तक भी पहुंच जाता है। इन बिटवीन इनका यानी कि गैरेट और स्टीव का डांस इन निटविट्स को पसंद नहीं आता और वो इनको पकड़ करके रिंग में उतार देते हैं। और इस बार रिंग में लड़ने के लिए अपना जो घुसंडमार था, घुसंडमार यानी कि अपना स्टीव, घुसंडमार यानी कि अपना गैरेट दी गार्बेज मैन, उसके सामने अपोनेंट रखा जाता है दी चिकन जॉक। तो खैर ये वर्दी अपोनेंट तो नहीं था, लेकिन जैसा भी था देखने में काफी ज्यादा मजा आया। तो इनके बीच में अच्छी खासी फाइट आती है। इन बिटवीन जब थर्ड फ्लोर के ऊपर हेनरी पहुंच चुका होता है उस अर्थ क्रिस्टल को लेने के लिए कि तभी वहां पर दी एमरल्ड मैन पहुंच जाता है। उसकी आंखों में गलती से देख लेने पर हेनरी का दिमाग चकरा जाता है। उसे अपने ही लोग दिखाई पड़ते हैं जो कि उसे गालियां दे रहे थे कि तुम किसी लायक नहीं हो, कोई काम ठीक से कर नहीं सकते, तुम्हारे सारे एक्सपेरिमेंट बेकार जाते हैं, तुम भोंदू हो, दोस्ती के काबिल नहीं हो। लेकिन तभी कैसे तैसे करके हेनरी अपने दिमाग को स्टेबल करता है और आंखें बंद करके जो उसके हाथ में तलवार थी उसी के साथ में दी एमरल्ड मैन पर हमला करने लगता है। और तभी वो एमरल्ड मैन उस एम्बर बॉल में बदल जाता है जो कि टेलीपोर्टेशन में बहुत ज्यादा कारगर थी। मीनवाइल जो नीचे फर्स्ट फ्लोर पर लड़ाई चल रही थी तो कैसे तैसे स्टीव और गैरेट इन सभी को पछाड़ करके वहां से निकल पड़ते हैं। लेकिन इस वक्त तक यहाँ पर डुक्करानी और उसके काफी सारे डुक्कर पहुंच चुके थे। तो गैरेट बताता है कि दोस्तों तुम लोग आगे निकल जाओ, इन मित्राणों तो मैं देख लाऊंगा। मतलब ये जो गैरेट का कैरेक्टर है ये बहुत बार अपनी लैंग्वेज और टोन चेंज करता है, कब गुजरात, मराठ, बंगाली, इंग्लिश, मैक्सिकन, मतलब बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेजेस चेंज करता है। तो ये वॉइस ओवर मतलब बहुत ज्यादा पसंद आया। इच्छा तो मेरी भी यही कर रही थी कि मैं इन्हीं सारे एक्सेंट के अंदर ये सारा वॉइस ओवर करूं, लेकिन फिर हर एक डायलॉग अगर मैं रिपीट करूंगा तो ये एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो मेरी क्रिएटिविटी के चक्कर में आपका एंटरटेनमेंट डिस्टर्ब हो जाएगा, जो कि मैं बिल्कुल नहीं करना चाहता। नाउ कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी, ये लोग अपनी जान बचाकर निकलते तो हैं लेकिन एक बहुत बड़े ब्लास्ट की वजह से बेहोश होकर गिर जाते हैं। लेकिन इनका कुत्ता डेनिस इन्हें ढूंढ लेता है और ये इन्हें ले आता है सीधा नटाली और डॉन के पास। अब हालांकि इनकी जान तो बच चुकी थी उस ब्लास्ट के बाद में, मगर तब तक मालगोशा के पास में दी ऑर्ब और इसी के साथ अर्थ क्रिस्टल आ चुका था और उसने अब ओवरवर्ल्ड को तबाह करने के लिए एक नया पोर्टल खोल दिया था, जिससे कि ओवरवर्ल्ड में हर जगह अंधेरा छा चुका था। उसके सारे के सारे टुक्कर ज़ॉम्बी बन करके इन पर बरसने वाले थे। जहाँ पर स्टीव को एक आइडिया आता है, वो अपनी टीम तैयार करना शुरू करता है, नए नए हथियार क्रिएट करता है, उनके साथ में जंग लड़ने की नई नई स्ट्रेटेजीज बनाता है। और इनके पास ये प्लान था कि कैसे भी करके उस ऑर्ब को हथिया लें ताकि यहाँ पर सुबह हो जाए और सुबह होते ही सारे के सारे ज़ॉम्बी जल करके भस्म हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर इनके बीच में एक जबरदस्त फाइट आती है, पर अच्छी खासी जंग आ चुकी थी। मालगोशा ने अपने बहुत बड़े धुरंधर कॉल्ड मिस्टर दी ग्रेट हॉक को भी बुला लिया था, लेकिन तब तक यहाँ पर उससे फाइट करने के लिए इनके द क्रीचर वर्ल्ड का गंजक पहुंच चुका था, जिसके पास में उड़ने वाले सुपर शूज भी थे, जिनकी मदद से वो द ग्रेट हॉक का खोपड़ा फोड़ पाता है। मीनवाइल अब तो अपना ब्लू स्टोन सूट पहन करके पहुंच चुका था स्टीव सीधा मालगोशा के पास और उसे कहता है कि अब तुम्हारा राज खत्म हुआ, वापस से अपनी दुनिया में लौट जाओ। हालांकि मालगोशा यहाँ पर हार तो चुकी थी, मगर अभी भी अपनी काली हरकतों से बाज नहीं आती। वो स्टीव को झुका करके उसके पेट में चाकू घोंप देना चाहती थी, मगर स्टीव उसकी ये चाल समझ चुका था। तो यहाँ पर हो जाता है मालगोशा का पूरा मालपुआ फेल और उसे पहुंचा दिया जाता है अगेन नेदर। स्टीव फाइनली अपने डॉगी डेनिस को देख करके बहुत ज्यादा खुश था और अब जैसा कि वादे के मुताबिक स्टीव को जैसे ही डेनिस मिलेगा तो ये बाकी के चारों लोग भी अपनी दुनिया यानी कि अर्थ में वापस निकल सकते हैं। तो ये सभी निकलने लगते हैं, जहाँ पर गैरेट बताता है कि धरती पर मेरी एज का मेरा कोई दोस्त है नहीं, तो अगर तुम मेरे साथ होते तो हमें बहुत ज्यादा खुशी होती। जहाँ पर जाते वक्त भी नटाली बोल करके जाती है कि जो जादू तुमने यहाँ ओवरवर्ल्ड में फैलाया है वो जरा अर्थ पे भी फैला दोगे तो मजा ही आ जाएगा। हालांकि स्टीव इसके बारे में सोचता है और फाइनली डिसाइड कर ही लेता है कि ठीक है यार, अर्थ पर गए हुए मुझे काफी टाइम हो चुका है, तो वो भी अर्थ के लिए निकल पड़ता है। और यहाँ अर्थ पर आने के बाद में ये अपना एक और नया गेमिंग जोन क्रिएट करते हैं जिसका नाम रखते हैं गेम ओवर वर्ल्ड। और यहाँ पर इन्होंने एक नया गेम, डिजिटल गेम क्रिएट करवा दिया था जिसका नाम था लॉक सिटी, जिससे खेल करके पूरे शहर के लोग एकदम मिसमराइज हो चुके थे, हर किसी की लाइफ सेट हो चुकी। गैरेट के पास में पैसे आने लगे थे, स्टीव की क्रिएटिविटी काम आ चुकी थी और अब तो हेनरी भी स्कूल अपने जेट पैक में जाने लगा था। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ में मूवी यहीं पर खत्म।